इस वक्त हम चलते हैं देवरिया, जहां पर मायावती रैली को संबोधित कर रही है। कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहां गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है और जिस समाजवादी पार्टी को यहां अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का ही खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ आप लोगों को व प्रदेश की आम जनता को भी ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और अब चुनाव के दौरान भी अभी तक भी ये वारदातें होनी बंद नहीं हुई हैं और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते प्रदेश में शुरू से ही यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और फिर इनका अर्थात सपा का अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके देवरिया जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट
पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। सत्ता में रही है तो अमित शाह ये बताएं कि 6 वर्षों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए कितनी दूध और दही की नदियां बहाई थी 6 वर्षों के अपने शासन काल में। ये भी बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बताना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कत्ल खाने को खत्म करने की बात करते हैं। मैं अमित शाह से ये भी पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में उनकी सरकार है, तो अमित शाह पहले ये बताए कि इन 4 राज्यों में उन्होंने कितने कत्ल खाने खत्म किए हैं, कितने बूचर खाने खत्म किए हैं, वो ये बताए। मैं समझती हूँ वो केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में जब उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं रहे हैं तो वो इस किस्म की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए आप लोगों को उनकी हवाई व खोखली बातों के बहकावे में कतई भी नहीं आना है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था। इन्होंने लोकसभा आम चुनाव के दौरान सन 2014 में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी जनसभा में आपके उत्तर प्रदेश में ये कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री उस समय तो नहीं थे, चुनाव चल रहा था, ये श्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के दौरान इनका ये पहला मुख्य चुनावी वायदा था। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके
इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी कुछ भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है, कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत करना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी, इनकी केंद्र की सरकार, इनकी पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा, बल्कि इन वर्गों के साथ साथ या अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका नुकसान जरूर होगा। अर्थात फिर बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही यहाँ इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में भी कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान सपा सरकार के केंद्र की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग 6 वर्षों तक यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला था, जबकि उस समय केंद्र में भी अधिकांश यहाँ बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है, तो तब उस दौरान इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था, ये भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर देना चाहिए। कानून व्यवस्था के मामले में भी मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब ये पार्टी अपने अधीन में चल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर इस पार्टी की सरकार देश में यहाँ सबसे ज्यादा
बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भला इसे यहाँ कैसे संभाल सकती है, ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, ये संकोच नहीं हो रहा है कि केंद्र में लगभग पिछले 3 वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह ने अर्थात इन दोनों गुरु व चेले ने मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। इन दोनों गुरु व चेले ने मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और अब ये दोनों मिलकर यहाँ अपने उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद करने के ही सपने देख रहे हैं। जिसे ये दोनों लोग अपने दोस्त श्री मुलायम सिंह यादव के बबुआ की अर्थात अपने इस भतीजे की ही मिली भगत से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनके इस सपने को या हमारी पार्टी कतई भी पूरा नहीं होने देगी। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं। एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को व श्री अमित शाह को भी यहाँ घटिया व निचले स्तर की राजनीति भी करनी पड़ रही है। यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पर भी आने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को व श्री अमित शाह को भी यहाँ घटिया व निचले स्तर की राजनीति भी करनी पड़ रही है। और इस क्रम में खासकर श्री अमित शाह ने अपनी चुनावी जनसभा में जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वह अति शर्मनाक के साथ साथ इनकी खुद की रही घटिया सोच को ही काफी कुछ दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। और इस बात का इनका खुद का अपना गुजरात स्टेट भी खास गवाह है, जिसे ध्यान में रखकर ही अब आपको बीजेपी के इस कसाब का अर्थात आतंकी का यहाँ कतई भी राज नहीं आने देना है। और अब आपको इस चुनाव में इनका बिहार के विधानसभा चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल करना है। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं। अर्थात अब इस चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में
हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं, तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार ने सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में जहां सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ, घटिया व कीड़े वाला खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं उसमें हमारे गरीब जो लोग हैं उनके बच्चे ही पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस ओर मेरा इस बार मेरी सरकार के दौरान इस ओर प्राथमिकता के आधार पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने की भी फिर से पूरी पैरवी की जाएगी। आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से बराबर इस बात के लिए लड़ाई लड़ती रही है कि पूर्वांचल को अलग से स्टेट बनाया जाए, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि आपके पूर्वांचल को अलग से स्टेट बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी आपकी बात नहीं मानी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आसीन हुई। हमने भारतीय जनता पार्टी को भी कहा कि पूर्वांचल को अलग से स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी आपके पूर्वांचल क्षेत्र की इस जायज बात को मांग को नहीं माना। ऐसी स्थिति में मैं पूर्वांचल के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसी कांग्रेस या बीजेपी को अपना वोट देंगे जो आपके पूर्वांचल को अलग से स्टेट बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है?
मैं समझती हूँ इस चुनाव में आप लोग कांग्रेस और बीजेपी को कतई भी अपना वोट नहीं देंगे। और समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही अलग राज्य के खिलाफ है। सपा को भी आप लोगों को अपना वोट नहीं देना है। आपको केवल अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो पार्टी आपका अलग से राज्य बनाने के लिए बराबर लड़ाई लड़ती रही है। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके देवरिया जिले की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अभी चुनाव में आपको वे आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी काम काज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी माताएं बहनें जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो भी वोट वाले दिन वोट डालने के मामले में अपने मर्दों से आदमियों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे आगे निकलकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर अपना वोट जरूर डालेंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आप लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, तो इन्हें आप लोग बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के गिरना जाना पीछे हो जाओ थोड़ा सा। आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपके सामने वोटों के लिए आपसे अपील भी कर रहे हैं, आप लोग इन सभी को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें जरूर आप लोग कामयाब बनाएंगे, जिताएंगे। और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी के इन सभी प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर भेजेंगे। ऐसी मैं अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।